नमस्कार। मेरा नाम गुरु प्रसाद है और मैं एक कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 1969 में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं से 1972 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सिविल इंजीनियरिंग फील्ड काफ़ी वास्ट फील्ड है आजकल, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है, फाउंडेशन टेस्टिंग में है और क्वालिटी एश्योरेंस में है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर फील्ड डेवलप होता है और उसमें ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी का फील्ड जो है वो भी बहुत विभागों में बँट गया है। मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का शौक़ तो शुरू से ही था, पर जब मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया 1964 में, तब से ये मेरी इच्छा बहुत बढ़ गई। कॉलेज में टाइम नहीं मिल पाता था, पढ़ाई ज़्यादा थी, इसलिए एस्ट्रोलॉजी का मैं अध्ययन ठीक से कर नहीं सका। पर जैसे ही 1969 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तो ये कह सकता हूँ कि 1970 से मेरी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी शुरू हुई। जब शुरू किया तो एस्ट्रोलॉजी बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगता था। तो देखा ये कि न्यूमरोलॉजी एक आसान विषय है और उस वक्त कीरो की किताबें मार्केट में थी, तब भी थी और आज भी हैं। तो कीरो की किताब पढ़ करके मैंने न्यूमरोलॉजी का अध्ययन किया। फिर उसके बाद पामिस्ट्री भी पढ़ी और फिर धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में दाखिला लिया। अब एस्ट्रोलॉजी में जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो आईआईटी में लोगों को पता चला कि ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, तो बहुत से हॉरोस्कोप्स मेरे पास आने लगे, भाई हमारा आप देख लीजिए, हमारा देख लीजिए। तो वहाँ से धीरे धीरे लोगों का देखता था, मेरी प्रैक्टिस भी होती गई। अब उस समय क्या था कि ना तो कंप्यूटर थे, ना ही कैलकुलेटर थे, तो जो भी कुछ हमें गणना करनी पड़ती थी, हाथ से ही गणना की जाती थी, जोड़ घटाना कर करके। और एस्ट्रोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, एक तो सिद्धांत भाग है यानी कैलकुलेटिव पार्ट है, और दूसरा प्रेडिक्टिव पार्ट है। तो बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर के तो सिद्धांत भाग में ही आदमी उलझा रहता था और काफ़ी देर बाद जाके जब हॉरोस्कोप बनता था तब प्रेडिक्टिव पार्ट शुरू होता था। उस समय मैंने ये सोचा कि अगर मैं प्रेडिक्शन देता जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो प्रेडिक्शन मैंने दिया वो ठीक दिया या गलत दिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि उस वक्त पोस्ट कार्ड चलते थे। आजकल तो पोस्ट कार्ड का चलन ही ख़त्म हो गया है, इंटरनेट चल गया है। तो पहले हमारा बातों का आदान प्रदान जो होता था डाकदार विभाग द्वारा ही होता था और पोस्ट कार्ड की मदद से ही सब काम होता था। तो मैं जब अपना प्रेडिक्शन किसी को देता था तो पोस्ट कार्ड में वो बात लिख देता था और अपना एड्रेस लिख के दे देता था। कहता कि अगर ये बात जब निकल जाए, अगर प्रेडिक्शन सही है तो भी और गलत है तो भी, आप ये पोस्ट कार्ड मुझे डाल दें, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। अब एस्ट्रोलॉजी कोई भी व्यक्ति शुरू करे, चाहे मैंने शुरू करी या कोई और भी शुरू करे, तो उसकी जो दुविधाएं हैं वो मैं ये मानता हूँ कि जो मेरी दुविधाएं थी, मुझे दिक्कतें थी, तो जो आज नया व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहेगा उसको भी वही दिक्कतें आएंगी। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत जो मालूम दी एस्ट्रोलॉजी में वो ये मालूम दी कि बहुत सी जगह लोगों ने ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अब मैं क्योंकि साइंस का विद्यार्थी था, मुझे मालूम था कि साइंस की रिसर्च कैसे होती है और साइंस का मतलब क्या है।
तो मैंने साइंस मानते हुए एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया। अब आप ये समझिए कि साइंस में हम कोई बात कहते हैं तो पत्थर पे लकीर होती है। मान लीजिए कि अगर मैं किसी एक चीज़ का वज़न कहूँ, यानी मान लीजिए कोई मेरे पास शीशी है या कोई भी चीज़ है, उसका अगर मैं वज़न निकालूं और तराजू पे रख के अगर उसका वज़न निकालूं, तो चाहे आप वज़न निकालेंगे चाहे कोई और वज़न निकाले, एक ही वज़न निकलेगा। और किसी भी देश में कहीं भी आप वज़न निकाले अलग अलग वज़न निकलेगा। और एस्ट्रोलॉजी तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी में ये कह सकते हैं कि कम से कम 125 विधाएं हैं, 125 तरीके की एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रीम्स हैं जो कि हैं, और बहुत सी लुप्त हो गई हैं, बहुत सी हैं। अब एस्ट्रोलॉजी की वैरायटी में देखें तो एक हमारी वैदिक ज्योतिष है, इसमें एक आपकी जैमिनी ज्योतिष आती है, एक भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का अपना अलग चलन है चलाने का। तो इतनी सारी विधाएं हैं और इतनी टेक्निक्स हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह से पढूं एस्ट्रोलॉजी को कि जिससे मेरे प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही हो जाए। तो लौट फिर करके देखिए, पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं था, हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए किताब ही ख़रीदनी पड़ती थी, और इस किताब से जो भी जानकारी मिलती थी उसी से आगे बढ़ते थे। एक बीवी रामन साहब थे, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन करके पब्लिश होती थी, हर महीने उसको मंगाते थे, उसमें से कुछ गाइडेंस मिलता था। तो एस्ट्रोलॉजी का मैंने ये सोचा कि हम मेरे पास अगर टेक्निकल नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की कम है तो इसलिए मैं प्रिडिक्शन अच्छे नहीं दे पा रहा हूँ। अब साइंस का एक प्रिंसिपल है, मान लीजिए कि कोई आप एक घटना लेना चाहते हैं, एक इवेंट लेना चाहते हैं। जैसे कल्पना करिए कि आप बहुत ऊंचाई से एक पत्थर गिराएं और ये जानना चाहें कि पत्थर जो है कितनी देर में पृथ्वी को टच करेगा। तो ये देखेंगे हम लोग कि पत्थर जो है पृथ्वी तक आने में किन किन चीज़ों का असर पड़ता है। पहला असर तो ग्रेविटी का पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जो है पृथ्वी के द्वारा खींची जाती है। तो जितनी बड़ी चीज़ होती है उसमें ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को टेक्निकली कहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका असर पड़ता है। पत्थर ऊपर से अगर हम छोड़ें तो नीचे तक कितनी देर में आ पाएगा। दूसरा असर क्या पड़ता है कि पत्थर कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तीसरी बात ये आती है कि पत्थर में नोक, पत्थर की शक्ल कैसी है, स्फेरिकल है या उसके अंदर नोकें निकली हैं, चपटा है, किस प्रकार का है। चौथी चीज़ ये आती है कि अगर हम पत्थर ऊपर से छोड़ें तो जिस वातावरण में पत्थर गिर रहा है तो वो खाली वैक्यूम तो है नहीं, उसके अंदर हवा भी होगी। तो पत्थर जब गिरता है तो हवा का धक्के की वजह से पृथ्वी तक पहुंचने में उसके टाइम में वेरिएशन आ जाता है। जिस हवा में वो पत्थर गिरता है उसकी विस्कोसिटी भी असर करती है, यानी टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर का असर करता है। तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इन सब को हम वेरिएबल्स बोलते हैं कि पत्थर को हम छोड़ें और ज़मीन तक आने में जो हम फार्मूला बनाएंगे तो उस फार्मूले में हम इन सारे वेरिएबल्स का अगर समावेश करें तो हमारा जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। तो मैंने यही टेक्निक एस्ट्रोलॉजी में भी लगाई। मैंने क्या किया कि जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, एक तो नवतारा पद्धति की टेक्निक है जिसके अंदर की नक्षत्रों के ज्ञान से हम प्रिडिक्शन करते हैं। दूसरा अष्टक वर्ग पद्धति है। तीसरा वर्ग चार्ट बनते हैं, षोडश वर्ग हैं या सप्त वर्ग हैं या 6 वर्ग हैं, यानी जो बेसिक जो हमारा हॉरोस्कोप है उसके हम सब डिवीज़न करते चले जाते हैं। तो इसके 2 हिस्सों में बांटते हैं तो उसको होरा चार्ट बोलते हैं। एक राशि के 3 डिवीज़न करते हैं तो उसको दृष्टिकार चार्ट बोलते हैं। इस प्रकार से अलग अलग चार्ट बनाते हैं और उन सब की हम स्टडी करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो हम ये कहते हैं या हम सोचते हैं कि हमारा
जो प्रिडिक्शन है वो सही होगा। यानी मैं जितने ज़्यादा वेरिएबल्स, जितनी ज़्यादा टेक्निक इसमें समावेश करके चलूँगा तो उतना ही मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन सही होगा। पर ऐसी बात हुई नहीं। यानी इस चीज़ का मुझे तब ज्ञान बहुत हुआ जबकि मेरे एक प्रोफेसर थे। जब मैं एमटेक कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर साहब थे, तो वो भी मुझसे कंसल्टेशन लेते थे एस्ट्रोलॉजी की। उनके बच्चों के बारे में पूछते थे, बच्चों की शादी का पूछते थे। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए तो मैंने उनका जवाब दिया। क्योंकि मेरे प्रोफेसर थे तो मैंने उनकी गणना बड़ी डिटेल में करी, और डिटेल में करके, मुझे डिटेल में गणना करना माने कि एक दिन का काम नहीं है ये, इसमें कई दिन लग जाते हैं कैलकुलेशन करने में। आजकल तो बहुत आसान है, कंप्यूटर है, आपने डेटा फीड किया, एक क्लिक दबाया तो आपके सामने हॉरोस्कोप बन के आ जाता है। पर तब ऐसा नहीं था, कई दिन तो गणना करने में लग गया। फिर उसके बाद कुछ प्रिडिक्शन में बात का टाइम लगा। इसी बीच वो अपने छुट्टी में, प्रोफेसर साहब दक्षिण भारतीय थे, तो साउथ इंडिया चले गए। तो जो मैंने उनको चार्ट बना के दिया था वही चार्ट लेके गए और साउथ इंडिया में किन्हीं एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने कंसल्ट किया। फिर लौट के आए तो मेरी उनसे चर्चा हुई। मैंने कहा कि साहब मेरे को तो देखिए इतना समय लगा आपका हॉरोस्कोप बनाने में, करने में, तो आप जिनको गए होंगे तो बहुत विद्वान होंगे, तो उन्होंने वो काम तो थोड़ा जल्दी कर लिया होगा। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि भाई ऐसा तो नहीं है, उन्होंने तो कोई गणना नहीं करी। जो आपने कागज़ दिया था, एक पेज था, उसी को देख कर के उन्होंने सारी बातें बतानी शुरू कर दी। और उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके पिताजी की मृत्यु जो है 3 महीने पहले हुई है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा माथा टनका कि मैंने कहा मैं तो इतनी गणनाएं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के एक एक नियम को पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह से उसको अपने प्रिडिक्शन में समावेश करता हूँ। और जो दक्षिण भारत में जो ज्योतिषी हैं वो ऐसे जैसे कि कोई त्रिकालदर्शी हो। उन्होंने ना तो कोई ज़्यादा गणना करी, ना कोई वर्क चार्ट बनाए। जो बेसिक जो हमारा चार्ट था, जिसको टेवा बोल सकते हैं या लग्न कुंडली बोल सकते हैं, उसी को देख देख के उन्होंने सारी गणनाएं कर डाली। तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। तो तब मैं इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस की तरह से नहीं है, बल्कि इसको आप कुछ और मान के चलें। फिर जब इस पे मंथन किया तो ये बात समझ में आई कि साइंस जो है उसका दायरा 5 इंद्रियों तक जो चीज़ें सीमित हैं वही है। जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जिसको हम देखते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, टच करते हैं, इन सब चीज़ों के दायरे के अंदर ही रह के जो हम काम करते हैं वो साइंस कहलाता है। पर एस्ट्रोलॉजी के केस में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हम उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं या उस हद तक जाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी 5 इंद्रियों से परे है। तो ये शायद गलत नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि एस्ट्रोलॉजी जो है पराविद्या है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी पराविद्या है, हम ये मानते हैं, अगर हम ये माने तो इसका मतलब हुआ कि ये साइंस के दायरे से कहीं ऊपर है। साइंस का तो एक बहुत छोटा दायरा है, इसका दायरा तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो फिर ये बात समझ में आई और मंथन किया तो फिर ये बात समझ में आई कि ये इसकी जो स्टडी जो है ये साइंस के तरीके से नहीं हो सकती। अब मैं इस विषय में आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आप ये माने कि मैं जो हूँ एक चिड़ियाघर गया, ज़ू गया, वहाँ पे देखने के लिए। मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देख सकता। तो मैं एक चिड़ियाघर के, एक ज़ू के एनक्लोजर के सामने खड़ा हो गया, ये चिंतन कर रहा था कि इसके अंदर कौन सा जानवर होगा। तो मैंने आवाज़ सुनी कि यहाँ पे कुछ लोग आए और उन सब की आँखें थीं, सब एक दूसरे देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि इस सब जो जिसके सामने मैं खड़ा हूँ मैं तो देख नहीं सकता हूँ, आप मुझे गाइड करिए कि इसके सामने इसमें दरबे में कौन सा जानवर है। तो उन्होंने बताया भाई इस दरबे के सामने तो हाथी है।
तो मैंने हाथी की जो भी मेरी कल्पना थी अंधा होने के नाते, तो मैंने उस कल्पना को किया और मैंने माना ये हाथी है। तब तक मैं सोच रहा था, तब तक एक व्यक्ति और आ गए। वो भी एक टोली लेके आए, एक गाइड आए, अपना बता रहे थे कि हमारे यहाँ से ज़ू में ये जानवर हैं। तो मैंने उनसे भी प्रश्न किया कि सर ये मैं तो देख नहीं सकता हूँ, तो थोड़ी सी मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि इस दरबे में क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई इस दरबे में तो घोड़ा है। अब मेरा माथा और ठनका। भाई मैंने कहा मैं तो देख नहीं सकता, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ, पर जो देख सकते हैं वो भी विभिन्न मत रख रहे हैं। यानी एक कह रहा है गधा है, एक कह रहा है घोड़ा है। और ज्योतिष भी इसी प्रकार से है। एक हॉरोस्कोप को अगर जैसे आप साइंस की बात करें, तो साइंस में अगर एक चीज़ का भार निकालना है हमें, तो हम एक तराजू पे अगर रखेंगे तो कोई भी उसको तराजू पे रखे, वही भार वही रिपोर्ट करेगा, उसका आंसर वही होगा। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आप एक हॉरोस्कोप किसी को दिखाइए, वो कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है। फिर इसको मैंने और देखा, और ग्रंथ पढ़े, जो अपनी फल दीपिका है या बृहद पराशर शोरा शास्त्रम है या बृहद जातक है, उत्तल काला में थे, इन सब ग्रंथों को मैं पढ़ता ही रहता था। तो एक ग्रंथ में मैंने ये देखा कि उन्होंने इस चीज़ की बड़ी प्राथमिकता दी है कि जो ज्योतिषी है उसका आचरण कैसा हो। अब ये बहुत अजीब बात है। अगर आप साइंटिफिक नॉलेज की बात करें, साइंस की बात करें, तो उसमें आचरण का कोई चक्कर नहीं होता है। एक साइंटिस्ट है, चाहे सुबह उठ के काम करता है साइंस का, अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है, लिखता है, पढ़ता है, या रात को पूरी रात बैठ के पढ़ता है, शराब पी के करता है, वेजिटेरियन खाना खाता है या नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। पर यहाँ पे तो बड़ा भारी मॉरल कंडक्ट कर दिया कि जो एस्ट्रोलॉजर हो तो ऐसा हो, तो ऐसा हो, तो ऐसा हो। तो ये ऐसा क्यों है? अगर हमारी एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और साइंस के हम विद्यार्थी हैं, रोज़ हम देख रहे हैं कि साइंस कैसे चलती है, तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ क्या पड़ी? तो और मनन करने के बाद दिमाग में ये बात घर कर गई कि एस्ट्रोलॉजी जो है, हम सिर्फ गणित से या सामने जो हमारे दिख रहा है उससे प्रिडिक्शन नहीं होता है। ये चीज़ें हमें मदद करती हैं हमारे प्रिडिक्शन में, पर इन सब चीज़ों को जब हम निचोड़ निकालते हैं और हमारे दिमाग में सब चीज़ें भर जाती हैं, तो वहाँ से प्रिडिक्शन अपने आप उदित होता है। आप ऐसे समझिए कि हम कहें कि हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले बात ये समझ में आएगी कि हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको दूध पीना चाहिए, अपने भोजन में दूध का समावेश करिए, दही का समावेश करिए, रोटी खाइए, दाल खाइए, ये सब चीज़ें खाइए। तो जब आप खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या वो सारी चीज़ें आपके शरीर में उसी रूप में रहती हैं? यानी हम ये नहीं कह सकते खाना खाने के बाद कि हमारे चने की दाल ने क्या किया तो हमारी रोटी ने क्या किया। ये सारी चीज़ें हज़म हो करके वहाँ पे एक एनर्जी का रूप लेकर के हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है और अपना काम करती है। तो ज्योतिष को भी आप ऐसा ही समझें, ज्योतिष को ही ना समझें कोई साइंस है। ज्योतिष को ये समझें कि हमारे दिमाग का जो सुपर कंप्यूटर है, यही हमें प्रेडिक्ट करवाता है। और ये प्रेडिक्ट कैसे करवाता है? प्रभु इच्छा से कराता है। हम ये मानते हैं कि कर्म की थ्योरी को मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, हम वही सब कुछ सबका करता है। तो ये मन में भाव रख के आप चलें कि भगवान ही सब कुछ करता है। हम परिश्रम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों को पढ़ते हैं, उनको मनन करते हैं, और फिर हमारे दिमाग में जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो प्रेडिक्शन हमें करने में मदद करता है। इस चीज़ को मैं सोच ही रहा था, तो उस टाइम पे आप समझे 1971 में कृष्णमूर्ति जो थे, जिसको आप सब
केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी पद्धति डेवलप करी थी और उनकी किताबें भी बाज़ार में आने लगी थी। तो उनकी किताबों को ही पढ़ा तो जो मेरे मन में डाउट्स थे वही उनके मन में भी डाउट्स थे कृष्णमूर्ति जी के। यानी सॉरी, कृष्णमूर्ति जी जो थे वो ये कह रहे थे कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में बड़े घुमाव हैं, बड़े पेच हैं। जैसे कि कोई चीज़ आप लग्न कुंडली से देखें, उसी चीज़ को फिर कहते हैं कि आप चंद्र कुंडली से देखें, उसी को फिर कहते हैं हम सूर्य कुंडली से देखें। तो इसको सुदर्शन चक्र पद्धति कहते हैं। तो तीनों से आपने देखा। अब एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग इवेंट्स जो हैं हॉरोस्कोप के अलग अलग हाउसेस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में फिर ये है कि आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लग्न से देखें, तो लग्न हॉरोस्कोप को स्टडी करें। फिर आप चंद्र को सेंटर मानते हुए यानी मून हॉरोस्कोप है उसको स्टडी करें, उसका फर्स्ट हाउस स्टडी करें। फिर आप सूर्य के फर्स्ट हाउस को स्टडी करें। अभी आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। अब इन 3 हॉरोस्कोप के फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड्स हैं उनके रेफरेंस से स्टडी करें। फिर आपका जो कारक प्लेनेट है, जैसे जीव कारक है आपका, जुपिटर को जीव कारक बोलते हैं, तो उसके रेफरेंस से आप स्टडी करें। इतना ही नहीं, फिर आप वर कुंडली में चले जाएं। आप अपने जो आपकी लग्न कुंडली की जो राशि है, जो लग्न है, आप देखिए कि नवांश कुंडली में आपकी क्या राशि उदय हो रही है, नवांश राशि क्या है, आपके लग्नाधिपति जो है नवांश में कहाँ जा रहा है। ऐसे ही चंद्राधिपति जो है वो नवांश में कहाँ जा रहा है, सूर्य कहाँ जा रहा है। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि साहब इतना दाव पेच, इतना उखाड़ पछाड़ इन्होंने किया है, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है अनसाइंटिफिक है और इलॉजिकल है। इसके विपरीत वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखिए तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में घुमाव पेच बहुत कम है। तो के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने उसकी तारीफ़ करी और कहा कि भाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मैं इसलिए इम्प्रेस्ड हूँ कि वो एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसकी अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। तो ये दुविधा चलती रही और इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी की गाड़ी जो थी वो चलती रही। अब एक चीज़ इसमें और मेरे दिमाग में आई, यानी एक भ्रम तो नहीं कहेंगे एक दुविधा थी मेरे दिमाग में। वो दुविधा क्या थी कि एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि ये प्लैनेट्स जो हैं और ये हमारा ज़ोडिएक है, ये सब से हम अपने भविष्य की गणना करते हैं। ये तो कॉमन बात है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लैनेट्स की पोजीशन अगर सही होगी तब हमारी गणनाएं और हमारा प्रेडिक्शन सही होगा। अगर हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन ही सही नहीं होगी तो हमारी गणना गलत हो जाएगी। और इस बात को हर आदमी कहता है, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी लें, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लें या केपी एस्ट्रोलॉजी लें। केपी एस्ट्रोलॉजी में तो टाइम बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी का उदय इसी बात से हुआ है कि ट्विन बर्थ्स में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लैनेट्स की गणना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। अब थोड़ी सी अगर आप एस्ट्रोनॉमी पे ध्यान दें तो ये देखें कि जो भी हमारे प्लैनेट्स की हम गणना कर रहे हैं वो सही नहीं है। कैसे सही नहीं है कि अगर हम वेस्टर्न वर्सेस इंडियन एस्ट्रोलॉजी को देखें तो हमारी ज्योतिष जो है वो निरायण पद्धति है, यानी हम फिक्स्ड ज़ोडिएक को अकाउंट में लेके चलते हैं। यानी हर प्लेनेट का हम जो लॉन्गिट्यूड निकालते हैं, एक पहले से हमने कोई एक पॉइंट फिक्स कर रखा है, उसी पॉइंट से हम निकालते जाते हैं। और ये बात सही है कि ज़ोडिएक और सेलेस्टियल इक्वेटर दोनों जहाँ काटते हैं वो पॉइंट बराबर खिसकता रह जा रहा है। क्यों खिसक रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के एक तो हमारी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूम रही है, एक मोशन ये है।
दूसरा मोशन हमारी पृथ्वी का क्या है कि वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती जा रही है। इसके अलावा तीसरा मोशन एक और है पृथ्वी का, जो कि वॉबलिंग मोशन है। जैसे मान लीजिए कोई आप फिरकनी चलाते हैं या कोई लट्टू चलाते हैं, तो शुरू में तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, बिल्कुल घनघना के बिल्कुल सीधा चलता है। फिर थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि ऐसे 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 घूम के और फिर गिर जाता है। तो हमारी अर्थ का तीसरा जो वॉबलिंग मोशन जो है, उस मोशन की वजह से हमारा जो पॉइंट जो है, यानी ज़ोडिएक का और सेलेस्टियल इक्वेटर का क्रॉस पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, वो आगे पीछे चलता रहता है, और जिसकी कि साइकिल 27,500 साल है। अब यहीं से देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड्स अलग हो गए, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड्स अलग हो गए। एक प्लैनेट, जैसे जब हम कहते हैं कि भाई आपकी बर्थ मंथ ये है, तो अगर आपका बर्थ मंथ ये है तो आप इस राशि में पैदा हुए माने जाएंगे और आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये कॉमन सेंस है। अब अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखें तो आपका बर्थ मंथ अलग है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से देखें तो आपका बर्थ मंथ अलग है। अब यहाँ फ़र्क पड़ गया, यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन क्या करेगा, मून क्या करेगा, मार्स क्या करेगा, ये एक सेट प्रिंसिपल्स हैं, और वही प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ भी हैं। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहेंगे कि सन कुछ और कर रहा है, मून कुछ और कर रहा है, हमारे सिस्टम में कुछ और कर रहा है। सारे सिस्टम में प्लैनेट्स तो वही हैं, उनकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके वही गुणधर्म हैं, पर प्रिडिक्शन करते टाइम दोनों बदल गए। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को हम छोड़ के थोड़े टाइम अपने इंडियन सिस्टम पे आते हैं। ये जो डिफरेंस है फिक्स्ड ज़ोडिएक का और मूवेबल ज़ोडिएक का, यानी फिक्स्ड ज़ोडिएक तो हमने मान लिया कि ये फिक्स्ड है, और जो ज़ोडिएक मूव कर रहा है वो उसका मूवमेंट हर साल हर दिन होता चला जा रहा है। तो इसके मूवमेंट को हम अयनांश बोलते हैं, और हम अपने प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड को फिक्स्ड पॉइंट पे ले जाने के लिए उनके प्रेजेंट लॉन्गिट्यूड से अयनांश घटा देते हैं। अब इस अयनांश में भी बड़ी दुविधाएं हैं। हमारे यहाँ तमाम अयनांश चल रहे हैं। बीबी रामानंद साहब थे, उन्होंने अपना एक अयनांश बना दिया। कृष्णामूर्ति जी थे, उन्होंने अपना अलग अयनांश ले लिया, और ऐसे ऐसे 18-20 तरह के अयनांश हमारे यहाँ चल रहे हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अयनांश अलग अलग चल रहे हैं तो इससे क्या नतीजा निकला? इससे ये नतीजा निकला कि किसी भी एक टाइम में किसी का अगर बर्थ होगा तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग अयनांश करके अलग अलग हॉरोस्कोप बना देंगे। अब ये कितनी इलॉजिकल बात हो गई। साइंटिफिक वर्ल्ड में तो एक सेकंड के लिए ऐसा तर्क जो स्टैंड नहीं कर सकता कि मान लीजिए एक वज़न दें, उन लोगों से कहें भाई इसका वज़न निकालो, तो 10 लोग जो हैं 10 प्रकार के वज़न निकाल के देने लगे। ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है। मतलब ये तो साइंटिफिक नॉलेज के बिल्कुल खिलाफ है। साइंस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ये डेफिनेट हो जाता है कि ये अयनांश सही है, ये अयनांश गलत है, तो इसमें ज़रा देर नहीं लगती। इतनी विधाएं भी नहीं चलती एस्ट्रोलॉजी में। एक विधा होती जो जिसने टेस्ट ऑफ टाइम और प्रेडिक्शन का टेस्ट पास किया है तो वो सही मानी जाती, बाकी सब गलत मानी जाती। अब आप देखिए कितनी विधाएं चल रही हैं, कितने अयनांश चल रहे हैं, कितना, इसको हम लॉजिकल थोड़ी कहेंगे, तो टोटली इलॉजिकल चीज़ हो गई है कि नहीं। तो इस चीज़ का क्या निदान है? अगर हम एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा और अंदर घुसें तो हम क्या देखते हैं कि जो हम जब अपनी एस्ट्रोलॉजी की गणना करते हैं तो हम ये मानते हैं कि सूर्य जो है एक चक्कर एक साल में लगा लेता है, ये हम मानते हैं। अब हम ये भी मानते हैं कि अगर 360 डिग्री 365 दिन में चल रहा है तो हम ये मानते हैं कि उसको अगर हम जितने से भी भाग करें तो वो सूरज उतनी देर में उतना ही चलेगा, जबकि ये भी गलत है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं या सन है, इनका घुमाव जो है, इनकी ट्रेजेक्टरी जो है, इनका मोशन जो है सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्टिकल मोशन है।
और ये इस प्रकार से घूम रहे हैं कि इसको कहते हैं कि केपलर्स प्रिंसिपल क्या है कि इक्वल डिस्टेंसेस आर स्वेप्ट, इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। यानी सन या प्लैनेट्स इस तरीके से चल रहे हैं कि जो सेंटर से उनके इक्लिप्टिक जो उनका ट्रेजेक्ट्री है वहाँ का जो एरिया अगर हम निकालें तो वो हर वक्त बराबर निकलेगा। तो ऐसे में अगर आप देखें, सही मायनों में देखें, तो आपका सूरज जो है कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है। उसकी स्पीड कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में जो हम हॉरोस्कोप बना रहे, इस बात का हम ध्यान ही नहीं रखते। हम ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म गति से चल रहा है, तो ये भी हमारा साइंटिफिक बेस ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये है कि ये प्लैनेट जो हैं पृथ्वी से दूर हैं और उनकी रोशनी को पृथ्वी पे आने में टाइम लगता है, ये बात भी सही है। सूरज की रोशनी को यहाँ पे आने में शायद 7-8 मिनट लगते हैं, किसी को कम मिनट लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपने ये देखा कि ये सूरज जो है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें कब दिखती है कोई भी ग्रह? तब दिखता है कि जब उसकी रोशनी हमारी आँखों में पड़ती है तो हम समझते हैं कि हाँ जी ये ग्रह जो यहाँ आ गया। पर अगर उसकी रोशनी 7-8 मिनट बाद हमारे पास पहुँच रही है तो हम अपनी गणना अभी जो देख करके करेंगे कि सूरज का ये लॉन्गिट्यूड है, वास्तव में वो लॉन्गिट्यूड उस वक्त नहीं है, वो इस लॉन्गिट्यूड को 7-8 मिनट पहले ही पार कर चुका है। तो इस हिसाब से हम अगर ये देखें तो हमारा जो हॉरोस्कोप में जो हमने प्लैनेट्स की पोजीशन फिक्स करी है वो सब गलत सलत है, और फिर भी एस्ट्रोलॉजी चल रही है। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसमें जो मेरी सोच थी वो सही साबित हो रही है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, इसके पढ़ने के तरीके तो हैं, इसके सूत्र हैं, सब कुछ है, उनको हम पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद अपने अंदर उसको जज्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जब हम उस पर विचार करते हैं तो हमारे अंदर से हमारी जो प्रिडिक्शन की कैपेबिलिटी है वो भगवान की मदद से काम करती है और हमारा प्रिडिक्शन हो जाता है। तो ये मुझे बात जो है ज़्यादा लॉजिकल समझ में आई। अब क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, और मैंने वक्त के साथ बहुत बदलाव भी देखे हैं। जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हमें बहुत आवश्यक था कि हम बहुत से फॉर्मूले, बहुत से कांस्टेंट्स बराबर याद रख के चलें। जैसे कि एक कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट हमें याद होना चाहिए। अगर हम याद नहीं होगा तो हम क्या सवाल लगाएंगे डायनेमिक्स के? हम अगर हीट के सवाल कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसकी लेटेंट हीट, पानी की लेटेंट हीट क्या है, या किसी भी केमिकल की लेटेंट हीट क्या है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हमें मालूम होना चाहिए। तो हम इस चीज़ पे ध्यान देते थे। इंटरमीडिएट तक यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से पास किया था और इस चीज़ को याद भी रखने की कोशिश करते थे। पर जब आईआईटी कानपुर में मैंने कदम रखा तो उस वक़्त, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि 1964 की बात बता रहा हूँ, और तब क्या था कि आईआईटी, जितनी आईआईटीज़ थी, पहले तो 5 आईआईटीज़ थी, अब तो सभी आईआईटीज़ हो गए हैं। पहले हर एक आईआईटी जो थी किसी न किसी एक एडवांस कंट्री से सपोर्टेड थी। जैसे आईआईटी मद्रास जो थी वो जर्मनी से एफिलिएटेड थी, आईआईटी बॉम्बे जो थी वो रशिया से एफिलिएटेड थी, आईआईटी कानपुर जो है अमेरिका से थी। तो उस वक़्त हमारी फैकल्टी जो है, आप समझें कि फैकल्टी में 80% अमेरिकन प्रोफेसर्स ही थे उस टाइम पे। धीरे धीरे ये रेशियो कम होता चला गया और फिर इंडियन प्रोफेसर्स ने टेक ओवर किया। अमेरिकन सिस्टम ही चलता था, वहीं की सोच थी, वहीं की पढ़ाई थी, सब कुछ वहीं का था। तो उनकी सोच में दो तीन चीज़ें ऐसी देखी हमने जो कि
मतलब परिवर्तन था। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी बात थी या बहुत ख़राब बात थी, उसको अच्छे बुरे के दायरे में हम ना ले जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी सोच क्या थी। एक तो हम लोगों की ये सोच थी कि जैसे प्रोफेसर साहब आए तुरंत खड़े हो गए कुर्सी से, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलें। या हमने क्लास में कोई सवाल करना है तो हाथ खड़ा करेंगे, फिर हम खड़े हो जाएंगे अपनी कुर्सी से और उनसे फिर प्रश्न करेंगे। उन्होंने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम एक ही हैं, और आप कोई खड़े होकर सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहिए और आराम से सवाल जवाब करिए। तो ये एक नई चीज़ हमें लगी। दूसरा, उन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था वो इस चीज़ पे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था कि आपको, जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम आजकल लोग समझने लगे हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम था, उनकी ओपन बुक टेक्नोलॉजी थी, एग्ज़ाम लेने की तरीका था। तो उसमें वो कहते थे कि आप भूल जाइए कोई कांस्टेंट, आपको आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा किताब देख करके। मैं ऐसे भी नहीं बताऊंगा, मुझे भी याद नहीं है, मैं किताब देखूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका कांस्टेंट क्या है। आप हर चीज़ पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उनका सिस्टम अच्छा लगा हमें कि भाई हर चीज़ पूछ सकते हैं। तो हम भी इसी सिस्टम से पढ़े, इसी सिस्टम से बड़े हुए। तो वहाँ पे क्या बात थी, ख़ास बात ये थी कि आपको कंसेप्ट्स को पकड़ना है, ना कि आपको उसके फॉर्म को पकड़ना है। तो कंसेप्ट्स अगर आप पकड़ेंगे, तो मेरी भी यही मन में बराबर जिज्ञासा रही, इच्छा रही कि ज्योतिष को भी मैं इसी तरह से देखूं कि मैं उसमें कंसेप्ट्स को पकड़ूं और सरलीकरण करूं। क्योंकि ज्योतिष अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कितने श्लोक हैं, हज़ार लाख कितने श्लोक होंगे कोई नहीं जानता, और इतने सारे कॉम्बिनेशन लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि सब सैटर्न इस घर में आ जाएगा तो ये विनाश कर देगा, ये इसमें आ जाएगा तो ये करेगा, राहु ये करेगा, केतु ये करेगा, दुनिया भर की बातें चल रही हैं। अब पता नहीं उन बातों में कोई तथ्य है या नहीं है, या सिर्फ मार्केटिंग चल रही है कि हम कोई बड़ी बात ऐसी कहें, चमत्कारिक बात हो, बम्बास्टिक बात हो, तो लोग हमारा यूट्यूब देखेंगे या चैनल हमारी सुनेंगे। ऐसा भी खूब चल रहा है। तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि एस्ट्रोलॉजी को हम इस तरह से पढ़ें जो कि बड़ा लॉजिकल सा मालूम दे और सरल मालूम दे। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि साइंस का एक फॉर्मूला है, F = ma। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। F माने फोर्स = मास। किसी भी चीज़, किसी भी बॉडी है उसकी कोई मास होती है, और उसको अगर हम चला दें तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है। तो जो वो फोर्स जनरेट करता है वो मास और एक्सेलरेशन के गुणा से वो फोर्स निकलता है। अब इतना छोटे से फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, और आप ये देखिए कि दुनिया की तमाम चीज़ें इससे चल रही हैं। इस फार्मूले से रॉकेट उड़ रहा है, इससे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, इससे ट्रेन चल रही है, तमाम चीज़ें सब इससे चल रही हैं। यानी फार्मूला तो एक है और इसके एप्लीकेशन हज़ारों हैं। तो मैं यही सोचता रहा कि एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे सूत्र हैं, पर इतने सारे सूत्र हो जाते हैं कि वो सूत्रों का ही पहाड़ बन जाता है। तो मेरे मन में हमेशा ये रही कि मैं इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को पढूं कि जिससे कि कम से कम सूत्र हों, और उनके इस्तेमाल करने से मैं इस सब्जेक्ट को कर सकूं। और ऐसा करने से क्या होगा कि बहुत से लोग कहते हैं, देखिए अब जैसे ये ग्रंथ लिखा था इन्होंने वाराही मिहिर जी ने, वाराही मिहिर जो थे ज्योतिष थे, बृहद जातक ग्रंथ लिखा। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में शुरू में ये जिक्र किया, कहते हैं कि बहुत सारा लिटरेचर एस्ट्रोलॉजी पे मौजूद है, पर एस्ट्रोलॉजी के समुद्र को, सागर को पार करने के लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, जिससे कि लोग जो है ज्योतिष का सागर जो है पार कर सकें। तो यही मेरे मन में था कि मैं कुछ ऐसे सूत्र डेवलप कर सकूँ जिससे कि मैं ये ज्योतिष को आसानी से पढ़ सकूँ और ज्योतिष के जंगल से आसानी से हम लोग निकल जाएं। तो प्रभु की कृपा रही है, कह सकता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करने में सफल हुआ। तो मैंने 5-6 सूत्र ऐसे निकाले हैं कि जहाँ कहीं आपकी गाड़ी अटक जाए, या अगर आपको ज्योतिष समझना हो कि ज्योतिष कैसे काम करता है, तो उन सिर्फ 5 या 6 सूत्रों को आप याद रखिए। उनको मैं टॉर्च बेरर्स बोलता हूँ। टॉर्च बेरर्स माने जो हमें रोशनी दिखाते हैं। यानी आप ये कल्पना करें कि आप अंधेरी रात में
कहीं चले जा रहे हैं, आप जंगल में चले जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, भटक गए, अब क्या करें? तो ठीक है, आपके पास टॉर्च बेरर्स हैं, आपके पास 5 या 6 आपके सहायक हैं, उसमें से किसी एक सहायक को बुलाइए कि भाई ज़रा हमें मार्ग दिखाओ। वो टॉर्च जलाएगा और एकदम आपके सामने मार्ग जो है बिल्कुल साफ खुल के आ जाता है। तो ये मेरे टेक्निक है, मेरी एक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की या पढ़ाने की, प्रेडिक्ट करने की। तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्निक मैं आपके सामने रखूँ। आपको अगर अच्छी लगे, हो सकता है आपकी बहुत मदद करे, मेरी तो उसने बहुत मदद करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी भी मदद करे, ये तो अच्छा होगा। तो यही सोच के मैं ये सोच रहा हूँ कि एक मैं सीरीज़ शुरू करूँ एस्ट्रोलॉजी, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं। देखिए, एडवांस एस्ट्रोलॉजी तो कोई चीज़ होती ही नहीं, एडवांस का तो कोई सीमा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, कोई आप ये नहीं कह सकते कि हम एडवांस हो गए। पर ये ज़रूर है कि एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक मॉडल है, बेसिक चीज़ है, उसको अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ज्योतिष को समझ लिया। अब हमारा ये समझ, या तो हवाई जहाज़ बिल्कुल तैयार है टेक ऑफ के लिए, या हमारी कार हर तरह से तैयार है कि हम इसको अब स्टार्ट करके चला सकते हैं। तो इस स्टेज तक आने के लिए एस्ट्रोलॉजी को किस एंगल से पढ़ें, कैसे उसको समझें, इसके लिए मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। और मेरे मन में ये भी है कि चाहे उस सीरीज़ में के शुरू में बताऊंगा ओरिएंटेशन, या छोटे से मैं बता देता हूँ कि हम ये मानते हैं कि पूरा संसार जो है एक बीज से उपजा है। गुरु नानक देव ने भी कहा था, एक बीज से सब जग उपजा। तो हम किसी भी एक चीज़ को पढ़ करके और उसको प्रिंसिपल लगा करके आगे हम बढ़ सकते हैं। और यानी जो हम देखिए प्लैनेट्स की मदद से हम प्रेडिक्शन देते हैं, एक तरीका ये है। एक तरीका हमारा ये है कि हम पाम देख करके, हाथ देख करके, पामिस्ट्री के ज़रिए से हम प्रेडिक्शन देते हैं, एक तरीका हमारा ये भी है। एक तरीका ये भी है कि हमारे घर में कैसे सामान रखा हुआ है, वास्तु हॉरोस्कोप जिसको बोलते हैं, उससे भी हम हॉरोस्कोप बना सकते हैं और उससे भी हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। एक विधा प्रेडिक्शन की ये है, आपने देखा होगा पहले पिक्चर में देखते थे कि एक गास शीशे का ग्लोब रखा है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढका रहता था। तो उनसे कोई सवाल करने आता था तो वो जो महिला थी वो कपड़ा हटाती थी और उसके अंदर झांकती थी, कुछ मंत्र पढ़ती थी, तो उन्हें सारी चीज़ें उसमें दिखाई देने लगती थी और प्रेडिक्शन करती थी। एक तरीका ये भी है। और ये तरीका मेरा खुद देखा हुआ है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, यूपीएससी के थ्रू मैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में मैंने काम किया। तो मेरी पोस्टिंग जो थी उसके बाद पिथौरागढ़ में थी। तो पिथौरागढ़ में एक सफाई कर्मी ऐसे थे जो कि अपने अंगूठे को देख करके चीज़ बताते थे। उनका कहना यह है कि जब मैं कंसंट्रेट करता हूँ तो मेरा अंगूठा जो है एक टीवी स्क्रीन बन जाता है और उसके अंदर मैं चीज़ें देख करके बता सकता हूँ। एक विधा ये भी है। एक ये भी विधा है जो एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, R.G. राव साहब, इन्होंने भृगुनंदी नाड़ी पे भी लिखी है, इन्होंने इस पे भी लिखी है कि हॉरोस्कोप फ्रॉम पाम, और योर डेस्टिनी इन थंब करके एक उन्होंने किताब और लिखी है। उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि आप सिर्फ अपने अंगूठे को ही देख करके सब कुछ प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की, एक रमल शास्त्र होता है जिसके अंदर कि वो पासा फेंकते हैं और उससे प्रेडिक्शन देते हैं। एक प्रेडिक्शन ये भी होता है, होरानी बोलते हैं जिसको प्रश्न ज्ञानम बोलते हैं, कि जिस वक्त कोई प्रश्न करने आता है उसके प्रश्न के हिसाब से कुंडली बना करके उसका हम सवाल जवाब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारी विधाएं हैं। तो ज्योतिष हमारा जो है कंप्लीट हो सके तो इसके लिए मैं इसको समग्र ज्योतिष बोलने का मुझे अच्छा लगता है कि समग्र ज्योतिष माने उसमें हमने सारी विधाओं को इंक्लूड किया। और देखिए सारी विधाओं में क्या होता है, किसी विधा में कोई बात बहुत अच्छी होती है, किसी में कोई बहुत अच्छी होती है। अगर आप हॉरोस्कोप की मदद से किसी आदमी की पर्सनैलिटी का विवेचन करना चाहें, कर सकते हैं।
पर अगर पामिस्ट्री के ज़रिए से आप करना चाहें तो और जल्दी कर सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन जो हमारी टेंडेंसीज़ हैं, पामिस्ट्री से बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं। तो किसी विधा में कोई अच्छी बात है, किसी विधा में कोई अच्छी बात है। तो मेरा प्रयत्न आगे से ये रहेगा कि मैं एक पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसको मैं समग्र ज्योतिष नाम दूंगा, और उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या किस तरह से मैं विभाजित करता हूँ उसको मैं देखूँगा। तो इसको मैं आगे शुरू करने वाला हूँ। धन्यवाद।